नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर शो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। साथियों, आज 14 फरवरी 2026 की तारीख है। आज का करंट अफेयर और उसका स्टैटिक जीके इस वीडियो में हम लोग पढ़ा जाएगा। उससे पहले डेली की तरह कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, 2026 में भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के लिए भारत का शेरपा किसे बनाया गया? उत्तर साथियों, सुधाकर दलेला जी को। और ब्रिक्स के बारे में हम लोग फिर से बात कर लेंगे क्योंकि ब्रिक्स से इस बार क्वेश्चन आना है हर एग्जाम में, क्योंकि 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता हमारा भारत कर रहा है। जब 2023 में भारत ने G20 की अध्यक्षता की थी, तो उस समय अमिताभ कांत जी को शेरपा बनाया गया, तो एग्जाम में क्वेश्चन रहा था और हमारे भारत में हुआ था G20, तो कई क्वेश्चन उसे था। तो ध्यान रखिएगा, एक बार रिविजन में फिर से हम लोग एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। 2001 में ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे, 2001 में ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओ नील, नाम था इनका जिम ओ नील। इन्होंने सबसे पहले जिम ओ नील, इन्होंने सबसे पहले साथियों ये शब्द दिया था BRIC, जो ब्राजील, रूस, इंडिया और चाइना, ये चार उभरती अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के संक्षेप का शब्द है साथियों। फिर जो है 2009 में येकेतिनबर्ग में सम्मेलन होता है। येकेतिनबर्ग 2009 में रूस के येकेतिनबर्ग में इसका पहला सम्मेलन होता है। पहला कॉन्फ्रेंस, पहला सम्मेलन ब्रिक्स का कब होता है? तब उसका नाम ब्रिक था साथियों। और अगले साल 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका देश जुड़ जाता है, तब इसका नाम हो जाता है 2010 से ब्रिक्स। 2010 से इसका नाम हो जाता है ब्रिक्स। फिर अभी हम पढ़ते हैं साथियों MAUSIE, ये छह जो थे, इन्होंने कहा कि हम जो है इसमें शामिल होंगे। इसमें एम से मिस्र हो जाएगा, ए से अर्जेंटीना, और यू से UAE, और एस से सऊदी अरब, और आई से इथियोपिया, और ई से साथियों आई से ईरान, और ई से इथियोपिया। जिसमें फिर बाद में अर्जेंटीना ने मना किया और सऊदी अरब ने मना किया। अर्जेंटीना और सऊदी अरब ने मना कर दिया, और इस प्रकार से पांच पांच और चार ये जुड़ गए 9, और फिर एक नवीनतम जुड़ा 10वां 10वां इंडोनेशिया। इंडोनेशिया ब्रिक्स का 10वां और नवीनतम सदस्य है। और ये चार कौन थे? मिस्र, UAE, ईरान और इथियोपिया। ईरान और इथियोपिया। दूसरा क्वेश्चन कल पूछा गया था, हाल ही में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या? तो उत्तर हो जाएगा 91, 5 अंकों का सुधार, 96 से 91। हाल ही में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दालों में आत्मनिर्भरता मिशन कहाँ लॉन्च किया? उत्तर मध्य प्रदेश में। दालों के राज्य मध्य प्रदेश में कृषि मंत्री ने लॉन्च किया। हाल ही में किस देश में आयोजित बायोफैक्ट 2026 में भारत को कंट्री ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया? तो उत्तर जर्मनी में, जर्मनी के नूर्नबर्ग में। अगला प्रश्न, हाल ही में किस मंत्रालय ने सत्या पोर्टल लॉन्च किया? तो इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया, जिसके मंत्री है अश्विनी वैष्णव साहब। अगला प्रश्न, हाल ही में यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की लीड लिस्ट 2025 में यूएसए के बाहर भारत का कौन सा स्थान मिला? तो दूसरा स्थान, और पांचवें स्थान पर चीन। अगला प्रश्न, सातवां प्रश्न, हाल ही में जेली AIIP समुद्र 2.0 मोबाइल ऐप और सिवास अर्ली वार्निंग सिस्टम किसने लॉन्च किया? तो इनकोई संस्थान हमारे देश की इसने शुरू किया। अगला, हाल ही में विपक्ष ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नो कॉन्फिडेंस मोशन का नोटिस दिया था? तो अनुच्छेद 94C में है, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव, और ये साथियों ये खारिज भी हो गया है अविश्वास प्रस्ताव। नवा प्रस्ताव, हाल ही में लॉन्च पुस्तक ई माटी कथा कहे और बुक्सी जगबंधु के लेखक कौन है? तो उत्तर हो जाएगा सी, विश्वभूषण हरिचंद्रन। विश्वभूषण हरिचंद्रन। ये था साथियों कल के करंट अफेयर का रिवीजन। अब पढ़ते हैं आज के करंट अफेयर को। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक फोर स्टार ऑफ डेस्टिनी, फोर स्टार ऑफ डेस्टिनी के लेखक कौन है? बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक, मनोज मुकुंद नरवणे साहब, जिन्होंने 4 स्टार तक यात्रा तय की, मतलब कि 4 स्टार इनके कंधे पर आया, यानी कि यह पूर्व सेना प्रमुख है साथियों। पूर्व सेना प्रमुख, पूर्व सेना प्रमुख हमारे, इनके पुस्तक है फोर स्टार ऑफ डेस्टिनी। इसको प्रकाशन का जिम्मेदारी किसको दिया गया था? तो पेंगुइन कंपनी को, पेंगुइन पब्लिशर्स कंपनी को प्रकाशन का जिम्मेदारी दिया गया था। और पेंगुइन ने अभी कहा कि हमने इसको पब्लिश भी नहीं किया, उसके बावजूद जो है लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस पुस्तक के कुछ अंशों को पढ़ा, जिसके बाद विवाद हो गया, और उसके बाद से ही साथियों ये पुस्तक चर्चा में रहा। इन्होंने भी कहा कि अभी बुक पब्लिश नहीं हुआ है, तो कहाँ से अंश जो है वो लीक हो गया है, तो इस नाते ये चर्चा में रहा। और यही वजह है साथियों, बहुत ज्यादा पॉलिटिकल मोड़ भी आ रहा है वर्तमान परिस्थितियों में,
तो इस कारणों से यह पुस्तक चर्चा में रहेगा। थोड़ा सा हम देखेंगे 4 स्टार 5 स्टार क्या होता है। और यहाँ ऑप्शन को मनोज मुकुंद नरवणे साहब पूर्व सेना प्रमुख है, वर्तमान में हमारे सेना प्रमुख है उपेंद्र द्विवेदी जी सेना प्रमुख है, और दिनेश त्रिपाठी जी नेवी चीफ है, और अमरप्रीत सिंह जी एयरफोर्स चीफ है। और साथियों 4 स्टार उसको कहते हैं जो हमारे सेना हेड होते हैं, उनको 4 स्टार कहते हैं। और 5 स्टार अगर बात किया जाए तो हमारे देश में 2 ऐसे सेना प्रमुख थे जो 5 स्टार तक पहुंचे, मात्र 2 नाम, इसलिए आपको याद रखना है। एक सैम मानिक शाह और एक करियप्पा और सैम मानिक शाह, ये 2 ऐसे हमारे सेना के अधिकारी हैं, जो मात्र 2 ऐसे नाम हैं जो 5 स्टार रैंक तक पहुंचे हैं। बाकी 4 स्टार रैंक वर्तमान में उपेंद्र द्विवेदी साहब भी हैं, मनोज मुकुंद नरवणे साहब जो थे वो भी। तो इन्होंने इस पुस्तक में लिखा है कि कैसे उन्होंने 4 स्टार को प्राप्त किया है। 4 स्टार डेस्टिनी इनकी पुस्तक। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न साथियों, ये पहला प्रश्न हमारा था। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में चक्रवात गेजानी ने किस देश में तबाही मचाई? चक्रवात गेजानी ने तबाही मचाई है मेडागास्कर में, और मेडागास्कर में तबाही मचाई, और मेडागास्कर के 75% कंस्ट्रक्शन यहाँ पर नष्ट हो चुके हैं। कहा जा रहा है कि 75% बुनियादी जो डेवलपमेंट है यहाँ का नष्ट हो चुका है। तो भीषण तबाही मचाया चक्रवात गेजानी। इससे पूर्व में अभी याद रखिएगा फीतिया एक चक्रवात था, साइक्लोन था, ये भी इसी देश में आया था मेडागास्कर में। मेडागास्कर से संबंधित कुछ बातें। मेडागास्कर के राष्ट्रपति हैं माइकल रेड्डी मेरिना, और मेडागास्कर की करेंसी है मालागासी एरियरी, और मेडागास्कर की राजधानी है कैपिटल है अंतानानारिव। और दूसरी चीज कि मेडागास्कर अफ्रीका महाद्वीप के बगल में है। राजनीतिक दृष्टि से अफ्रीका महाद्वीप में आता है, लेकिन अगर भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो ये मेडागास्कर है, ये हिंद महासागर में पड़ता है, हिंद महासागर में। और हिंद महासागर में यह सबसे बड़ा द्वीप है। हिंद महासागर का सबसे बड़ा आइलैंड मेडागास्कर। और अगर पूछा जाए पूरी दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड, तो ग्रीनलैंड हो जाएगा, ग्रीनलैंड। और ग्रीनलैंड पर राजनीतिक अधिकार किसका है? ग्रीनलैंड पर राजनीतिक अधिकार डेनमार्क का है। ग्रीनलैंड राजनीतिक अधिकार डेनमार्क का है, लेकिन भौगोलिक दृष्टि से उत्तरी अमेरिका क्षेत्र में आता है। अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ब्रह्मपुत्र की बाढ़ और कटाव के मैनेजमेंट के लिए किसे 182 मिलियन ऋण देने की घोषणा की? तो उत्तर हो जाएगा असम को। असम राज्य को अभी पूर्व में एडीबी ने, एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने ऋण दिया था। अभी फिर से पुनः से 182 मिलियन ऋण दिया है एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने। किस चीज के लिए दिया है? तो असम में ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी, इस ब्रह्मपुत्र नदी के कारण जो बाढ़ है, बाढ़ आता है, उससे कटाव होता है, उसी के पुनर्वास के लिए, पुनर्भरण के लिए यह ऋण दिया गया है, यह लोन दिया गया 182 मिलियन ऋण। तो हम बात करेंगे थोड़ा सा ब्रह्मपुत्र नदी पर, और उसके बाद एशियन डेवलपमेंट बैंक पर। ब्रह्मपुत्र नदी को देखिएगा, इसका उद्गम स्थल अगर पूछा जाए तो तिब्बत में मानसरोवर झील, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास ग्लेशियर है चेमुडुंगलुंग, ये ग्लेशियर है। इसी ग्लेशियर से पिघल करके पानी जो आता है ब्रह्मपुत्र नदी में आता है। तिब्बत में इस नदी का नाम हो जाता है यारलुंग सांगपो। थोड़ा सा मैप से देखेंगे तो और अच्छे से स्पष्ट होगा। मैप से देख लिया जाए, ये हमारा प्यारा भारत हो गया, इंडो चाइना प्रायद्वीप हो गया, और यहाँ पर ये हिमालय पर्वत हो गया, और ये तिब्बत का क्षेत्र। तो यहाँ से उद्गम होता है, और यहाँ पूर्वोत्तर भारत तक इसको यारलुंग जांगपो कहा जाता है। फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में जब ये प्रवेश होता है तो यांग यांग दर्रा है यहाँ पर, यांग यांग दर्रा और सियांग दर्रा भी यहीं पास में है। और यांग यांग दर्रा सियांग दर्रा से प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में सियांग कहते हैं, सियांग नदी कहते हैं अरुणाचल प्रदेश में। असम के जब मैदानी क्षेत्रों में उतरती है तब इसे ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं। फिर बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी जब प्रवेश करती है तो ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहा जाता है, जमुना। और इधर से गंगा नदी आती है, जिसको पद्मा कहा जाता है बांग्लादेश में, दोनों मिल जाती है। और यहाँ पर बांग्लादेश में मेघना नदी भी मिलती है, और ये तीनों नदियां मिल करके दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसका नाम होता है सुंदरवन डेल्टा। दूसरी बात, इसी ब्रह्मपुत्र नदी पर यहाँ पर माजुली द्वीप है, माजुली असम में स्थित द्वीप है, और असम का 25वां जिला भी इसको डिक्लेयर किया गया। ध्यान रखिएगा, रिवीजन था। और फिर
एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में देखिएगा, इसका गठन हुआ 1966 में। एशियाई डेवलपमेंट बैंक का गठन 1966 में होता है। इसका मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। इसके वर्तमान में हेड है मसातो कांडा। मसातो कांडा एशियाई डेवलपमेंट बैंक के हेड है। ये किस जगह के हैं? तो जापान के हैं, एशियाई डेवलपमेंट बैंक। अगला चौथा प्रश्न देखिएगा, हाल ही में जारी महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में भारत कौन से स्थान पर है? उत्तर हो जाएगा 131वां स्थान। महिलाओं की शांति और सुरक्षा का यह इंडेक्स है, करंट में अभी जारी किया गया। इसमें हमारा भारत 131वां स्थान है और प्रथम अगर पूछा जाए तो डेनमार्क होगा, जिसकी राजधानी कोपेनहेगन है, यूरोप महाद्वीप का देश है। और सबसे अंतिम में लास्ट में है अफगानिस्तान, 181वां स्थान। तो टोटल इसमें 181 देशों का रैंक जारी किया गया। प्रथम स्थान डेनमार्क, हमारे भारत का 131, अंतिम स्थान अफगानिस्तान। अगला प्रश्न देखिएगा, पांचवा प्रश्न पूछा गया है, हाल ही में दिल्ली खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? खेल महाकुंभ का आयोजन किस राज्य में हो रहा है? पहला प्रश्न, तो दिल्ली में हो रहा है। और इस दिल्ली खेल महाकुंभ में शिखर धवन को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया ताकि उस खेल को बढ़ावा दिया जा सके। दिल्ली राज्य में रहने वाले युवा हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, इनको बढ़ावा देने के, इनको मंच देने के लिए दिल्ली में खेल महाकुंभ हो रहा है। कुंभ और महाकुंभ का मतलब होता है जहां बहुत सारे लोगों का, बहुत सी चीजों का जमावड़ा, उसी को कुंभ कहते हैं। लेकिन अगर कुंभ का शाब्दिक अर्थ पूछा जाए, एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, कुंभ का शाब्दिक अर्थ होता है कलश। कुंभ का शाब्दिक अर्थ कलश होता है। और दिल्ली खेल महाकुंभ में ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया शिखर धवन को, और दिल्ली के ही युवाओं के लिए स्पेशली है। आगे देखिएगा, एक क्वेश्चन याद रखिएगा कि अभी हाल ही में आईसीसी 2020 विश्व कप हो रहा है, उसमें किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो रोहित शर्मा उसके ब्रांड एम्बेसडर है। छठा प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया? राष्ट्रीय महिला दिवस साथियों 13 फरवरी को हर साल हमारे देश में मनाया जाता है। 13 फरवरी को रेडियो दिवस भी मनाया जाता है और राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। रेडियो दिवस को किनारे याद रख रही है, राष्ट्रीय महिला दिवस पर थोड़ा सा हम बात करेंगे। सरोजनी नायडू जी का जयंती है। सरोजनी नायडू इनकी जयंती है साथियों। और ये जो है हमारे भारत में इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय अध्यक्ष बनी थी, भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू, भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू। और अगर पहली महिला पूछा जाएगा तो उत्तर हमारा एनी बेसेंट हो जाएंगी, आयरलैंड की महिला, यानी विदेश की थी साथियों, लेकिन पहली महिला, पहली भारतीय महिला सरोजनी नायडू। इनकी पुस्तक है, फेमस पुस्तक याद रखिएगा, गोल्डन थ्रेशोल्ड। गोल्डन थ्रेशोल्ड इनकी पुस्तक। और ये साथियों उत्तर प्रदेश की पहली गवर्नर, यूपी की पहली राज्यपाल, उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल, और साथ ही साथ यूपी की और भारत या उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल का भी खिताब इन्हीं के नाम जाता है। पहली महिला राज्यपाल, पहली महिला गवर्नर या राज्यपाल भारत की या यूपी की, तो सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू का एक उपाधि याद रखिएगा, सरोजिनी नायडू की एक उपाधि है भारत कोकिला। भारत कोकिला किसको कहा जाता है? तो सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। और अगर स्वर कोकिला पूछा जाए किसको कहा जाता है, तो इसका उत्तर हम आपसे अपेक्षा करते हैं। स्वर कोकिला किसको कहा जाता है? कमेंट में उत्तर दीजिए साथियों। अगला प्रश्न, हाल ही में 2020 विश्व कप में अर्धशतक जड़ने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर कौन बन गए हैं? 2020 विश्व कप का आयोजन हो रहा है, ध्यान रखिएगा, 7 फरवरी से लेकर के 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तक चलेगा 2026। कहाँ पर आयोजन हो रहा है? तो हमारे भारत में और श्रीलंका में मिला जुला के हो रहा है। और ब्रांड एम्बेसडर इसमें कौन बनाए गए हैं? तो ब्रांड एम्बेसडर अगर पूछा जाएगा तो रोहित शर्मा, ध्यान रखिएगा, रोहित शर्मा। कौवें क्रम का ये हो रहा है? तो ये 10वें क्रम का हो रहा है, 10वें क्रम का हो रहा है। पहली बार कौन जीता था? फर्स्ट टाइम कौन जीता था? तो हमारा भारत जो है पहली बार विजेता रहा था, पहला 2020 विश्व कप में। अच्छा, पूछा गया है कि पहले भारतीय विकेट कीपर कौन बने हैं? तो ईशान किशन। इन्होंने साथियों, इन्होंने नामीबिया के खिलाफ 20 गेंदों में अर्धशतक जड़ा था, 50 रन बनाया था, बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया था उस दिन मैच में। तो ईशान किशन, बिहार के ईशान किशन, उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के सबसे कम उम्र के मेल एनालॉग एस्ट्रोनॉट कौन बने हैं? मेल एनालॉग का मतलब हुआ पुरुष एनालॉग एस्ट्रोनॉट कौन बने हैं? उत्तर हो जाएगा आदित्य पांड्या। एस्ट्रोनॉट किसको कहते हैं साथियों? अंतरिक्ष यात्रियों को
अमेरिका में अंतरिक्ष यात्रियों को अमेरिका में और भारत में एस्ट्रोनॉट कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, रूस के जो अंतरिक्ष यात्री एस्ट्रोनॉट नहीं कहा जाता, उनको कॉस्मोनॉट कहा जाता है। अंतरिक्ष के रूस के अंतरिक्ष यात्रियों को कॉस्मोनॉट कहा जाता है। एनालॉग होता है जब वो आर्टिफिशियल तरीके से अंतरिक्ष में रियल टाइम में न जाए, वास्तव समय में न जाए, आर्टिफिशियल ढंग से, यानी पृथ्वी पर ही अंतरिक्ष के जैसा वातावरण क्रिएट करके, चंद्रमा और मंगल के जैसा वातावरण क्रिएट करके अगर प्रशिक्षण दिया जा रहा है तो उस एस्ट्रोनॉट को कहा जाता है एनालॉग एस्ट्रोनॉट। तो पुरुष एनालॉग एस्ट्रोनॉट और सबसे कम उम्र के 17 वर्ष के आदित्य पांडा जी हैं। इन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया है। भारत के पहले सबसे कम उम्र के पुरुष एनालॉग एस्ट्रोनॉट बने हैं आदित्य पांडा। उम्र इनका 17 वर्ष। कहां पर? तो गुजरात में धौलावीरा जिला में एक स्पेस स्टूडियो है, आका स्पेस स्टूडियो। यहीं पर इन्होंने एनालॉग ट्रेनिंग सेंटर में अपना प्रशिक्षण पूरा किया। कितने दिन यहाँ पर रहे हैं? तो 7 दिन। अब प्रशिक्षण पूरा करने के बाद वो जो है रियल टाइम में अंतरिक्ष जाएंगे। थोड़ा सा ऑप्शन को देखा जाए, ऑप्शन में है शुभांशु शुक्ला। ये हमारे प्रथम भारतीय हो गए जो आईएसएस पर पहुंचे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो अमेरिका और रूस का स्पेस स्टेशन है इंटरनेशनल, उस पर जाने वाले प्रथम भारतीय। और सेकंड भारतीय हो गए जो अंतरिक्ष में गए, दूसरे भारतीय जो अंतरिक्ष में गए। और गोपी थोटाकुरा, ये साथियों ये प्रथम भारतीय पर्यटक हो गए, फर्स्ट भारतीय पर्यटक टूरिस्ट हो गए जो अंतरिक्ष में गए। एलन मस्क की कंपनी साथियों स्पेस एक्स जो है मनुष्य को टूरिस्ट पर्यटन करा रहा है अंतरिक्ष में। तो गोपी थोटाकुरा ये प्रथम भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक बन गए। ध्यान रखिएगा। शीर्षा बंदाला ये हमारे भारतीय मूल की तीसरी अंतरिक्ष यात्री हो गई, भारतीय मूल की तीसरी अंतरिक्ष यात्री। तो 2 कौन और हो जाएंगे? तो पहला नाम है कल्पना चावला। ध्यान रखिएगा, इनसे क्वेश्चन खूब आता है। कल्पना चावला पहली भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री। इनका जन्म भारत में हुआ था, बाद में इन्होंने अमेरिका में नागरिकता ले लिया था 2003 में। साथियों 2003 में कोलंबिया शटल से जब ये अंतरिक्ष से वापस आ रही थी तो दुर्घटनाग्रस्त हो गया इनका विमान और इनका स्वर्गवास हो गया, निधन हो गया। सेकेंड हम देखते हैं नाम सुनीता विलियम का। सुनीता विलियम, इनके फादर भारतीय मूल के, लेकिन इनका जन्म साथियों हुआ था अमेरिका में। सेकेंड भारतीय मूल की। और थर्ड भारतीय मूल की शीर्षा बंदाला। अगला 9वां और अंतिम प्रश्न पूछा गया है, हाल ही में किस राज्य ने नागा समुदाय के पैंगोलिन शिकार पर प्रतिबंध लगाया है? नागा समुदाय साथियों नागालैंड राज्य में निवास करती है। तो नागालैंड राज्य ने पैंगोलिन जो जानवर है उसको मारने शिकार करने पर बैन लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया है। नागा कम्युनिटी बैन्स पैंगोलिन हंटिंग इन। ये पैंगोलिन की तस्वीर आपको दिख रही है, पैंगोलिन यही है साथियों। नागालैंड में इसको मारने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये था साथियों आज का 9 महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कैसा लगा आज का क्लास? फीडबैक जरूर दीजिएगा। कोई भी प्रश्न कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करिएगा। बाकी मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।